एकेडमी के को-फाउंडर राजीव श्रीवास्तव बैंगलोर से हैं, जिनके बदौलत हम लोग टेक्नोलॉजी सीख कर यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो उन्हीं की तरफ से कोई सवाल है इसको लेके? मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पोस्ट कोविड या कोविड के टाइम पे या हम लोग को इस वक्त, जो कि फिर से कोविड की सेकेंड वेव आ रही है, तो क्या जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह का ख्याल रखना चाहिए? क्या कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए इस टाइम पे, कि जो प्रिकॉशंस ले रहे थे उनको वही फॉलो करना चाहिए? देखिए, कोविड के अंदर उनको और किसी नागरिक की तरह जो बेसिक चीजें हैं उसको फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क यूज करना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है और क्राउडेड जगह में नहीं जाना है। क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट हैं बहुत सारे उनमें से डायबिटिक होते हैं, कुछ एस्थमेटिक होते हैं, कुछ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। ये सब मरीज कोरोना से अगर इन पे कोरोना इनको हो जाता है तो इनमें रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस, सिवियरिटी ऑफ डिजीज यंग बंदे की बजाय जो हेल्दी है वो ज़्यादा है। तो इनको तो बहुत बच के रहना है, पर बेसिक प्रिकॉशन सेम है। और जो सवाल आम उठ के खड़ा आता है, तो मुझसे लोग रोज़ पूछते हैं कि जो हार्ट पेशेंट है, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जो एंटी प्लेटलेट ड्रग ले रहे हैं, इनको वैक्सीन लगवानी है कि नहीं? जी हाँ। सब लोगों को डेफिनेटली वैक्सीन लगवानी है। अगर हर और दूसरे बंदे को जरूरत है तो इनको उनसे भी ज्यादा जरूरत है कोरोना से बचने की। किसी चिंता में नहीं पड़े कि एंटी प्लेटलेट ड्रग चल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हुई है। अगर आपकी जनरल कंडीशन, आपकी हेल्थ वारंट करती है कि आप वैक्सीन के लिए फिट है, तो आप बिल्कुल जाइए और वैक्सीन लगवाइए और इस बीमारी से बचिए। बहुत बहुत सुंदर संदेश आपने सर इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल। लखोटिया सर, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने रोक दिया। नहीं, बिल्कुल, आई सेकंड ऑल द थॉट्स व्हिच हैज बीन एक्सप्रेस्ड। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट संदेश इसके पीछे था। और परिचर्चा कुछ इस तरह से चल रही है कि मुझे लग रहा है कि जितने भी सवाल जहन में आ रहे हैं, कितना सारा एक्सपर्ट से कितनी सारी चीजें पूछ डालूं, क्योंकि एक हार्ट सर्जरी अपने आप में इतनी बड़ी चीज और हमारे पास इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, लेकिन वो समय की सीमा और आप दोनों का इतना कीमती समय। तो फॉर्मली आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू बोथ द एक्सपर्ट एंड डॉक्टर पंकज ऑल्सो, जिनके इनिशिएशन से हम लोग यहाँ हैं। और simultaneously I would like to pay thanks to Dr. near me also, Rajiv Srivastava from Bangalore, और जो कि एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी है। हम ई क्लिनिक कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कर करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक वैक्सीनेशन ऐप भी है, सेकेंड ओपिनियन ऐप भी है, जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सबकी एक्सपर्टीज, हमको जब जरूरत पड़े तो आप लोगों से मैं समय मांगू और आपकी एक्सपर्टीज से लोगों को लाभान्वित कर सकें। ये एक बहुत ही स्मूथ परिचर्चा थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, और जितना बड़ा डर वाला नाम था उतना ही सिंपल था। एंड डॉक्टर राणा, एक चीज मैं आपके साथ में मैं ऐड करना चाहूंगी। आई एम सॉरी डॉक्टर लखोटिया, मैं आपको इसमें नहीं लूंगी, मैं पर्सनली बहुत ही सेल्फिश वे में डॉक्टर राणा से कहूंगी कि मुझे लग रहा है कि आपके स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके फैन होते होंगे, क्योंकि आप इतनी सुंदरता से, इतनी इजी वे में कोई भी चीज इलेबोरेट कर रहे हैं क्लियर से, कि लगता ही नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहुत स्मूथली, बहुत बहुत सो वंडरफुल। सर्जन तो हूँ, पर उसके साथ में मेरा जो शौक था वो टीचिंग था। तो इसी वजह से मैं 86 में एज स्टूडेंट आया था पीजीआई में, और 2019 तक मैं उसी इंस्टीट्यूट में रहा। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। क्योंकि मेरे को लगता था कि शुरू में तो मेरे को अपने स्टूडेंट से फर्क ही नहीं लगता था। मेरे को लगता था मैं भी उस तरह एक लड़का ही हूँ। धीरे धीरे उम्र का फर्क पड़ा। रिटायर्ड तो आप आज भी नहीं लग रहे हो। नहीं, मैं दिल से जवान हूँ। नहीं, बिल्कुल, आप जिस तरह से एलाबोरेट कर रहे थे ना, मुझे तो बराबर यही फीलिंग आती थी कि स्टूडेंट जी। कल अभी हम लोगों ने एक स्कूल में किया,
गांव का एक स्कूल है, उसमें बच्चियों का हम लोगों ने किया और उसमें भी, लेकिन अब एक चीज जो है, जो एक बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, और शायद आप लोग दोनों लोग से मैं एक उस पर राय लूंगा और एक बोलूंगा कि आप उस पर एक संदेश जरूर दें कि कल शायद हम लोगों ने करीब 65 बच्चों का किया था, जिसमें 5 बच्चों की बीपी हाई है, लड़कियों की इस एज में, जबकि मतलब लड़कियां शायद 14 से 16-17 एज की होंगे और वो गांव के हैं। तो अगर उनका बीपी अगर इस वक्त हाई है, तो आप लोग कुछ उस पर कहना चाहेंगे या कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि जो कि मतलब कि पूरे इस आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए यूजफुल हो? जी हाँ सर, डेढ़ साल पहले लखनऊ शहर में हमने एक स्कूल में किया था, जो कि 9th से लेकर 12th तक के बच्चे थे। उन बच्चों के बीच भी मतलब अगर हमने 100 बच्चों के मेडिकल चेकअप कराए थे, तो उसमें 15-16 बच्चे निकले थे। और उसमें हमने ये भी एक छोटा सा नॉर्म उसमें भी हमने काम किया था कि कई बार ऐसा था, क्योंकि डॉक्टर पंकज खुद वहां मौजूद थे, तो ये हुआ कि एक बड़ा भारी कार्डियक सर्जन ब्लड प्रेशर नाप रहा है, तो कहीं ये वाले रीजंस ना आ जाए किसी का बीपी हाई हो। क्योंकि मैं बच्चों से जुड़ी हुई थी, मैंने बच्चों के साथ मैंने भी बीपी नापा, और बाद में हमारे पास 15-16 बच्चों के नाम आए जिनके की बीपी हाई थे। देखिए, मैं लखनऊ के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, परंतु पंजाब के गांव के बारे में आपको काफ़ी क्लियरली मैं बता सकता हूँ कि गांवों में भी लाइफस्टाइल अब चेंज हो चुका है। खास करके जो समृद्ध परिवार है, उनके बच्चे आजकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते। जो हमारे बचपन में था, अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। हम लोग कम से कम 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाया करते थे। सही बात है। आजकल स्कूल गांवों के अंदर उपलब्ध है, और अगर गांव के अंदर नहीं है तो भी बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी वाहन के जरिए स्कूल में जाते हैं। कुछ लोगों को कार छोड़ के आती है, कुछ मोटरसाइकिल पे जाते हैं। इसी तरह घरों में भी आजकल बच्चों को उतना काम नहीं करना पड़ता। तो जो हमारे घरों की खुराक है वो काफी रिच है। इसी वजह से हम नोटिस करते हैं गांवों में भी आपको मोटे बच्चे देखने को मिल जाते हैं। एटलीस्ट पंजाब में तो काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है कि बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि या तो खुराक अच्छी है, कैलोरीज बर्न नहीं होती क्योंकि वाहन के जरिए स्कूल में जाते हैं, घर में भी आके काम नहीं। तो ये सब कारण है जो बच्चे को प्रोन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनको हम रियली स्थिति में नहीं है कि हर इंडिविजुअल के एनालाइज कर सके। परंतु जो बेसिक लाइफस्टाइल चीजें हैं उनको हमें बच्चों को भी समझाना है, वो उनको सिखाना है। जो अपना काम खुद करना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना, संतुलित फूड खाना, ये चीजें हमें अभी से बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, ताकि आने वाले समय में वो किसी तरह की हार्ट बीमारी से ग्रस्त ना हो। डॉक्टर लखोटिया, बाराबंकी में क्या सीन है? वहाँ भी यंगस्टर्स आ रहे हैं बीपी के पेशेंट बन के? देखिए, ये एक्चुअली आई विल गो क्रोनोलॉजिकली। आज से कुछ दशक पहले हमारा देश ज़्यादातर जो है माल न्यूट्रिशन और फूड की कमी से जूझता था, और 70s के बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एंड हम आज इस स्थिति में कि वी हैव फूड सरप्लस। हमारा देश जो है, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा फूड है। तो एक तो ये बहुत कम शॉर्ट पीरियड में इस पूरे जोग्राफिकल डेवलपमेंट में फूड की सरप्लसिटी आई, और फूड हैबिट्स में भी डिटेरियोरेशन, कल्चर जो आ गया। सर ने एक तो ये अच्छी बात बताई कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, क्योंकि साधन बढ़ गए, आउटडोर गेम्स के बजाय इंडोर गेम्स हो गए, लोग खेलते हुए बाहर कम नजर आते हैं। उसी के साथ खाने की तरीके, फास्ट फूड के ऊपर जो लाइकिंग है और जो इजी अवेलेबिलिटी है, मोबाइल से ऑर्डर किया और आपके पास आधे घंटे के अंदर आ सही गई। बात है।
और इस फूड से भी ये सब चीज़ें उस लाइफस्टाइल के अगेंस्ट है जो हम लोग पसंद करते हैं टू अवॉइड कार्डियक प्रॉब्लम्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे को आगे जाके और पेशेंट्स देंगे। तो ऐसे एक कहावत है कि ऑर्थोपेडिशियन की राइज उतनी अच्छी जितना मरीज गिरे, ठीक है ना। तो उसी तरह कार्डियक की ये जितनी लाइफस्टाइल खराब करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट की अर्निंग उतनी बढ़ेगी। और हम इस वक्त बैठे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो जनता को ये समझना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो जिस तरफ रुझान हो रहा है, फास्ट फूड की तरफ, कंप्यूटर्स की तरफ, मोबाइल्स की तरफ लगे रहना, उसमें गेमिंग्स की तरफ, आउटडोर गेम्स नहीं होना, ये सब चीज़ें प्री डिस्पोज करती है, ये वल्नरेबल करती है बच्चों को। ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इन डायबिटीज़ जल्दी हो जाना, ये सब चीज़ों की तरफ उसको करती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे माता पिता का बच्चों की तरफ केयरिंग से गैप बढ़ रहा है, फिर वो धीरे धीरे एडिक्शन में भी जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता है। कुछ कह देंगे तो आजकल तो इंटॉलरेंस भी बहुत हो गई है, नंबर ऑफ, कई माँ बाप तो डरते हैं कि कुछ कह देंगे तो बच्चा कुछ करना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये और भी उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम हो गई है जो न्यूक्लियर फैमिली की डेवलपमेंट की वजह से। पहले जॉइंट फैमिलीज में थे, सुख दुख दो बढ़ते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज में तो न सुख बढ़ते हैं न दुख। तो ये सारी चीजें एक इवोल्यूशन का फेज है। जितना आप इन सब चीजों के ऊपर जब गौर करके कवर कर सकेंगे या कंट्रोल कर सकेंगे या अवेयरनेस दे सकेंगे, उतना बेहतर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर पेरेंटिंग का, अपना पेरेंटल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निकल के आ जाता है। एनीवेज, हमारे साथ आशीष और निशी भी है देहरादून से। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछिए। हमारे एक्सपर्ट बहुत सहजता से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत सरल भाषा में बड़ी बड़ी चीजों के जवाब दे रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर नियमी की तरफ से अब ये वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। तो सर, आप लोगों से दोबारा कभी मुलाकात होगी किसी प्लेटफॉर्म पे, या फिजिकल मीटिंग होगी, और बहुत सारी और सारी जानकारियां निकल के आएंगी। और इस प्लेटफॉर्म से मैं आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ में एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं खुद और मेरे साथ में ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस तरह के पेशेंट्स के लिए, आपके पेशेंट्स के लिए साइकोलॉजिकल सर्विसेज की अगर कोई आवश्यकता हो तो हम बहुत तत्परता से इस काम को में आपके साथ में आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत बड़ा इशू है जिसको कि हमें इजीली हैंडल करना चाहिए। और जिस तरह से आप लोग बायोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो वी साइकोलॉजिस्ट डिस्कस और वी गिव इम्पोर्टेंस ऑन साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम ऑल्सो। तो हम लोग कभी इस तरह की भी किसी चीज में आपके साथ में जुड़ के काम करना चाहेंगे। फॉर्मली वेरी वेरी थैंक यू, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर बोथ द एक्सपर्ट्स। Thank you so very much. This is such a wonderful, informative session. Thank you. Thanks. It was a pleasure to meet all the panelists and Rana sir. Thank you, Dr. Lakhotia. Yes. Thank you, Kumarji. Thank you, sir. Thank you. It was too good.